हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीप स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएसटीएससी में फिजिक्स के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर एनएसटीएससी के लिए डिस्कस करने वाली हूँ कि फिजिक्स में किस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एनएसटीएससी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखें, लाइक करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनएसटीएससी। तो यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, ये द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4 सेंटीमीटर। हमारी जो क्लॉक होती है उसमें जो मिनट वाला जो निडल होता है उसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी। क्या क्या फाइंड करना है हमें वो देखो यहाँ पर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड व्हेन इट्स मूव्स फ्रॉम 3:15 PM to 3:30 PM। मतलब अगर ये मिनट निडल है तो अगर ये 3:15 होगी तो क्या ये यहाँ पर होगी, बिल्कुल। और 3:15 से जब ये 3 कहां पर 30 पे आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आपसे बोल रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते हुए चलोगे तो आपको क्वेश्चंस में इजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि हमें पता है क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। क्वेश्चन जो आपसे बोलना चाह रहा है वो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो हमेशा जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हो और उसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें डायग्राम बनाना चाहिए, तो आप पढ़ते पढ़ते पहले क्वेश्चन के साथ में उसका डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्लॉक अगर 3:15 पे तो मिनट का जो निडल है वो यहाँ पर होगा, और जब ये 3:30 पे आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं तो आप कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओगे। ये इसकी इनिशियल पोजिशन है, ये इसकी फाइनल पोजिशन है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, सीधा सीधा। ठीक है, अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लिख लेती हूँ एस। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पर पता है कि पाइथागोरस से एस की वैल्यू निकल जाएगी और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि राइट ट्राइंगल बन रहा है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 स्क्वायर। अब सर्कल की रेडियस तो सेम ही होती है ना, तो क्या ये निडल तो यहाँ पर जब आएगी तब भी सेम ही रहेगी। अरे जब ये मिनट की जो निडल है उसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो जब वो यहाँ पे आएगी तब भी 4 ही रहेगी, तो क्या यहाँ पर भी ये 4 ही रहेगी। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट ट्राइंगल, तो एस निकल जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, मतलब ये कितना हो गया 32। ठीक है, इसको देखो आप 32 को अगर आप करोगे तो 16 2 जा, तो 16 को बाहर लोगे तो 4 आ जाएगा और अंडर रूट का 2 अंदर बचेगा। ठीक है, 16 2 जा 32, 16 को बाहर निकाल लोगे अंडर रूट से तो 4 बनेगा और अंदर कितना बचेगा, √2। तो 4√2, अब ध्यान से समझना, 4√2, 4 की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। देखो आपको वो सारे ऑप्शंस दिए हुए होंगे क्वेश्चन में जो आपको आप टिक करने वाले होंगे, जिसमें यूनिट्स गलत होंगे, वो भी आपको एग्जामिनर को पता है कि आप क्या सोच रहे हो, तो वो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे जिनमें, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो फटाफट वो वाला टिक किया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने फाइंड किया है वो सेंटीमीटर में है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो 4√2 सेंटीमीटर आया है डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का सही आंसर, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर हमने निकाल लिया, 4√2 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं, 4√2 4√2 4√2 तीन में है, ये वाला सी वाला तो देखते ही अभी गलत कर दो। इसके बाद हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया, अब हमारे पास टाइम आ जाए तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। ठीक है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं, अगर हमें टाइम पता चल जाए तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। तो टाइम तो हमारे पास है ना, क्योंकि 315 से 360 पे आने पे 315 से 313 पे आने में कितने मिनट लगे होंगे? 15 मिनट। 15 मिनट ही तो होंगे। अरे यार 3:15 से 3:30 बजेंगे, मतलब 15 मिनट। 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट 4√2 और टाइम 15 मिनट। अब देखो आंसर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में मिनट में नहीं दिया हुआ है, मतलब इस मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ये 16 से 15 टाइम कट हो जाएंगे, तो ये √2 डिवाइडेड बाय 225। अब आप यहाँ देखो हमने डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में रखा था, तो एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स। टाइम को हमने किस में रखा है? सेकंड्स में रखा है। सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या आ जाएगी? हमारी एवरेज वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगी? हमारी एवरेज वेलोसिटी। 4√2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 60 क्यों किया? क्योंकि सेकंड्स में चेंज करना था। आंसर कितना आ गया? √2 डिवाइडेड बाय 225। 15 इंटू 15 225। सेंटीमीटर में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4√2 ये 3 आंसर आ रहे थे, तो अभी 4 डिवाइडेड बाय 225 ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 225 ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो पहले से गलत था ही। बचा क्या? √2 डिवाइडेड बाय 225 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनएसटीएसी में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, हम टिक लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन। The gravitational force on the moon is 1/6 that the gravitational force on the earth। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पर 1/6 है किसका? अर्थ का। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर मून पे, अगर अर्थ पे हम ग्रेविटेशनल ग्रेविटी को कितना मान रहे हैं? जी मान रहे हैं, तो मून पे ग्रेविटी को कितना मानेंगे? g/6। ठीक है, Which of the option listed below the about the mass and weight, इस लिस्ट में बताना है मास एंड वेट के लिए ऑफ अ 600 ग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून आर बोथ आर ट्रू। 100 और 600 के लिए जो ऑप्शन दिए तो बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अज्यूम 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 न्यूटन का क्या मतलब है? 100 ग्राम ये मास है, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 0000 यानी कि 1/10 kg। अब वेट कैसे निकालते हैं? क्योंकि न्यूटन दिया हुआ है, वेट कैसे निकालते हैं? mg। तो 1/10 इंटू जी को आप 10 लिखोगे तब 1 न्यूटन आएगा। यानी इस वाले स्टेटमेंट से क्या क्या साफ साफ कहना चाहते हैं? देखो कितना घुमा फिरा के आपको बोलता है। अज्यूम 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 न्यूटन का क्या मतलब है कि आपको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखनी है। आपको जी की वैल्यू क्या लिखनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखनी है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस ये अज्यूम 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 न्यूटन से सीधा सीधा है कि हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेगी। ठीक है, यहाँ तक ऑन द अर्थ, किस पे? अर्थ पे। तो जी मून पे कितना हो जाएगा? 10/6। अब चेक कर लें ऑप्शन। अगर मास ऑफ द मून 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को अगर हम मून पे लेके जाएंगे तो वेट कितना दिखाएगा? तो mg कर देंगे। मास कितना है? 100 ग्राम। इसको 1000 में चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 100 है, 1000 से डिवाइड कर दो इनटू mg। g कितना? मून पे जी कितना? 10/6। तो 0.00000 मतलब 1/6 न्यूटन। मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, तो 1 न्यूटन दिया हुआ है। ये वाला चेक करेंगे तो 100 ग्राम के लिए 1/6 न्यूटन आ रहा है, तो 6 न्यूटन वाला ऑप्शन भी गलत होगा। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 600 ग्राम के लिए चेक करते हैं, तो इसको किलोग्राम में चेंज करो। 600 डिवाइडेड बाय 1000, 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू जी की वैल्यू कितनी मून पे? 10/6। जी की वैल्यू कितनी मून पे? 10/6। जी ऑन मून 10/6। 0.00000 6 से 6 कट गया, 1 न्यूटन। यानी 600 के लिए 1 न्यूटन मून। तो ये बिल्कुल राइट है। तो ये वैसे अब ये राइट निकल गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे भी 600 के लिए 1 न्यूटन ले रहे हैं, तो 600 के लिए
हम 6 न्यूटन मून पे नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, बट आपको नहीं होना है। सी ऑप्शन आपको टिक लगा देना है। नाउ मूविंग ऑन, साउंड का क्वेश्चन है, देखो। अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड rarefaction of a sound wave shown below is 12 मीटर। ये जो पूरे कंप्रेशन दिखाए हुए हैं, ये कंप्रेशन मतलब पास पास, क्या ये पास पास, और जो मॉलिक्यूल्स rarefaction में जो होंगे मीडियम पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा है ये क्या है? कंप्रेशन। जहां पे डेंसिटी दूर दूर है वो क्या है? rarefaction। ये कंप्रेशन, ये rarefaction, ये कंप्रेशन, ये rarefaction, ये कंप्रेशन। ठीक है, अब देखो इस पूरी लेंथ को कितना दिखाया हुआ है? 12 मीटर। ठीक है, साउंड वेव शोन है 12 मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? ये जो वेव होगी इसकी आपको वेवलेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ इस केस में क्या होती है। वेवलेंथ होती है 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और या फिर 2 सक्सेसिव rarefaction के बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास कितने कंप्रेशन और कितने rarefaction बन रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। अगर मैं 2 सक्सेसिव कंप्रेशन की बात करूं तो एक तो यहाँ पर ये लैम्डा हो गई, ठीक है, एक यहाँ पर हो गई, या तो कंप्रेशन देख लो या rarefaction देख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये क्या हो गई? लैम्डा हो गई, ये हो गई, ये एक लैम्डा हो गई। मतलब इस 12 मीटर को क्या मैं 3 लैम्डा के बराबर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 12 मीटर इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कितना निकल जाएगा? 12 मीटर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 मीटर। ये क्या आ जाएगी आपकी? लैम्डा मतलब वेवलेंथ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ आ जाएगी आपकी 4 ऑप्शन पे, आपको टिक लगा देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा बस माइंड का यूज करना है कि 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और 2 सक्सेसिव rarefaction के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, इट मींस वेवलेंथ। ठीक है, आगे बढ़े, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 trains P and Q 125 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने पहले बोला कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है फिजिक्स में तो आप डायग्राम बनाना शुरू कर दो, उससे आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। ट्रेन P है, इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रेन Q है, ये इसके इधर जा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यही है। पैरेलल ट्रैक है, ठीक है, ऑब्वियसली पैरेलल ट्रैक है ना, एक ही ट्रैक पे जाएगी तो टक्कर खा जाएगी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन Q इज 3 टाइम्स ऑफ द ट्रेन P। अब मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन P को मैं मान लेती हूँ v, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन Q कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन P, मतलब 3v। यहां तक भी समझ, देखो डायग्राम बनाने का कितना फायदा है। बस अब आपको यही देखना है, फिर एक बार ही पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर बार बार क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। द ट्रेन टेक्स 4 सेकेंड टू पास ईच अदर, यानी कि दोनों को आपने क्रॉस करने में एक दूसरे को कितना टाइम लगता है? टोटल टाइम कितना लगता है? 4 सेकेंड। ये डेटा भी आप साथ में लिखते रहो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ईच अदर। अगर आप देखो, अगर मैं बात करूं आपसे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मेरे पास होगा। डिस्टेंस तो मेरे पास है कितना? 125 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस यही होगा। डिवाइडेड बाय मैं टाइम करूंगी तो मेरे पास इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आपकी निकालूं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P with respect to Q is equal to Vp minus Vq। Vp को अगर देखो मैं विद वेक्टर लिखना चाहूं, अगर मैं विद वेक्टर Vp को लिखना चाहूं, मैं विद वेक्टर Vp को लिखना चाहूं, ध्यान से समझना, तो ये जा रहा है प्लस आई कैप में P ट्रेन, तो इसको मैं अगर विद वेक्टर वेलोसिटी लिखूंगी तो वी आई कैप लिखूंगी। समझ में आती है इतनी बात? Q को लिखूंगी तो ये जा रही है माइनस के एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिखूंगी माइनस। देखो आप इसको बिना वेक्टर फैक्टर के भी कर सकते हो, इजी है। इसको Vp माइनस VQ कर दोगे 4v आ जाएगा। लेकिन अब आपको अपना थोड़ा बेसिक से ऊपर उठना पड़ेगा, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर्स की और डायरेक्शंस की, कैसे वेक्टर के साथ डायरेक्शन लगाते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि,
ठीक है, तो VQ को अगर मैं लिखूंगी, VQ की वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगी, तो वो माइनस x डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या माइनस आई कैप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालती हूं तो मेरे पास VP कितनी, VI कैप माइनस ऑफ -3VI कैप, टोटल कितना हो गया 4VI कैप। अब मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड उठा लूं, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। वेक्टर्स बना के मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे वेक्टर्स के साथ डायरेक्शंस को शो करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करूंगी तो सिर्फ कितना मिलेगा 4V। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास आ गई। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं आपसे, तो रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो 4V मेरी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी को क्या लिख सकता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये वाली ट्रेन 125 की है, ये 100 की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 125 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, V मुझे निकालना है, तो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया 225 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर कटेगा 14.1। ठीक है, इतने टाइम्स की मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ, क्या आ गई है वेलोसिटी ऑफ पी ट्रेन। V तो मानी थी हमने, पी ट्रेन की वेलोसिटी देखो V मानी थी, तो ये तो वेलोसिटी VP की, VQ की निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन, वैसे तो आपको अब आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें VP की वेलोसिटी 14.1 है और VQ के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो VQ इज इक्वल टू 3 इंटू 1.4, अब 14.1 तो कितना आ जाएगा 42.3 मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर टाइम भी हमारे पास कम है तो बाकी ऑप्शन हम क्यों चेक करें जब एक ही ऑप्शन में VP की वेलोसिटी 14.1 दी हुई है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन, व्हेन अ कार इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड है सीधा, ठीक है, उस पे कार एक्सेलरेटेड हो रही है। ठीक है, व्हाट एक्सेलरेटेड हो रही है मतलब स्पीड अप हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। What are the change to its kinetic energy, heat produce and chemical potential energy? आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी। तो देखो यार, एक्सेलरेटेड हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो साफ साफ बढ़ रही है। रिटार्डिंग बोलते तो हम फिर भी बोलते, स्पीड बढ़ रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है। अब देखो कौन से ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, शुरू के सारे ऑप्शंस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज दिया हुआ है, डी ऑप्शन गलत कर दो। ठीक है, उसके बाद हीट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, तो देखो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस आ रहा होगा, सारी चीजें हो रही है, तो मतलब हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये भी आपको पता है, तो हीट भी इंक्रीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप मुझे ये बताओ, जो गाड़ी में पेट्रोल है वो केमिकल है और केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, गाड़ी एक्सेलरेटेड हो रही है उस पेट्रोल की वजह से, तो पेट्रोल जो केमिकल है हमारा, वो केमिकल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो केमिकल एनर्जी को कम होना पड़ेगा, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो केमिकल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन आप फटाफट यहाँ पर टिक कर दोगे। ठीक है, तो इतना, इससे भी कम टाइम आपको लगाना है, मैं आपको सिखा भी रही हूँ साथ में, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए ऑप्शन आप टिक कर दोगे। विच ऑफ दीज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर से जब हम पावर जनरेट करते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर आपको टिक लगा दें। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाई रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। तो देखो अभी तक भी जितने भी पावर प्लांट्स रहे हैं तो उनका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैज वेरी गुड सेफ्टी रिकॉर्ड्स, तो ये वाला ऑप्शन कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोड्यूस वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अरे ये तो वो हो गया ना, एडवांटेज हो गया, वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको टिक नहीं करना है। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एडवांटेज हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी टिक नहीं करना है।
रेडियोएक्टिव वेस्टेज रिमेन्स रेडियोएक्टिव फ्रॉम 1000 ऑफ ईयर्स, रेडियोएक्टिव रिएक्शंस 1000 ईयर से होती हुई आ रही है, इसकी वजह से रेडियोएक्टिव जो मटेरियल है वो वेस्ट हो रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका डिसएडवांटेज हो जाता है, तो डी पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको आंसर देना पड़ेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर टिक हो गया। उसके बाद मूविंग ऑन 10th क्लास के जो क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, एक रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इज 1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, यानी कि μ2 कितना हो गया 1.5। What is the angle of refraction? अब हमको ये R एंगल बताना है, तो हमें स्नेल्स लॉ से क्या पता है, μ1 sin I is equal to μ2 sin R। μ1 कितना है 1, sin I मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इज इक्वल टू μ2 कितना दिया हुआ है 1.5 और साइन आर मतलब आर हमको निकालना है, 1.5 को इधर ले आओगे तो साइन आर कितना बचेगा √3/2 इंटू ये 1/1.5 इधर आएगा ना ये, तो यहाँ पर ये कट गया 2/3 टाइम, 2 से 2 कट गया, ये कट गया √3 टाइम्स, तो साइन आर कितना आ गया, साइन आर आ गया 1/√3। अब देखो 1/√3 की जो वैल्यू होती है, वैसे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो आपको 1 डिवाइडेड बाई 1.73 करोगे तो आपको जो साइन आर मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.057 समथिंग, ठीक है। तो जो आर एंगल आ जाएगा वो साइन इनवर्स इतना होगा, तो वो जो आपका हो जाएगा 35.3 डिग्री, कितना हो जाएगा 35.3 डिग्री। इसको आप ऐसे अप्रोक्सीमेट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 35.3 डिग्री। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा आपको अगर ये लो पता है तो आप क्वेश्चन को कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक लगाना है। 9th के कंपैरिजन में 10th में थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, 9th में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द कॉन्केव लेंस आइडेंटिफाई, द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, नो, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो जो ऑब्जेक्ट है वो तो हम हमेशा उस इधर ही नेगेटिव डिस्टेंस पे ही रखते हैं, तो ये तो गलत है। द हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी गलत है। देखो कॉन्केव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें वर्चुअल इमेजेस बनती है और नेगेटिव साइड पे बनती है, और सेम साइड ऑन द ऑब्जेक्ट बनती है, सेम साइड ऑन द ऑब्जेक्ट बनती है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है तो नेगेटिव होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको ये सारी चीजें अगर कॉन्केव लेंस के बारे में पता है तो आप 4 ऑप्शन को टिक कर दोगे, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा 9th के कंपैरिजन में 10th में चीजें याद रखने के लिए ज्यादा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको 9th में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मूविंग ऑन, डी ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ग्लास एंड वैक्यूम हैव द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर VW, VG, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो देखो वैसे तो आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸, आपकी जो ग्लास में है, ग्लास में जो आपकी वाटर की वेलोसिटी 2 × 10, लाइट की वेलोसिटी 2 × 10⁸, और वाटर में जो वेलोसिटी है 2.5, ये समथिंग बात कर रही हूँ मैं, इंटू 10⁸, यानी अप्रोक्सीमेट। तो आपको वैसे अगर ये वैल्यूज याद है तो आप फटाफट से रिलेशन बता दोगे, लेकिन हम इतनी सारी वैल्यूज याद करने नहीं बैठेंगे। तो देखो हमें पता है जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे, लाइट की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा पास मॉलिक्यूल्स ग्लास में होता है, तो सबसे कम वेलोसिटी किसमें हो जाएगी, लाइट की ग्लास मीडियम में हो जाएगी। उसके बाद वाटर में, तो फिर उसके बाद वाटर, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी, अच्छा मैंने वाटर को भी लिख दिया ग्लास, तो ये यहां पर देखो इरेजर, यहां पर इसको क्या कर दो वाटर,
और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पर हो जाएगी? वैक्यूम में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते हैं, वैक्यूम तो विदाउट मीडियम होता है, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी सी। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हमारा सही आंसर रहेगा जो कि हमको मिलाना है। तो ये देखो इक्वल इक्वल वाले तो आप देखते ही गलत कर देना। ठीक है, इक्वल इक्वल वाले जिनमें आ रहे हैं तो ये तो ऑप्शन देखते ही गलत हो गए। बात होती है इन दोनों की, ये चेक कर लेते हैं, वैक्यूम में ज्यादा है वाटर से, ये बात तो सही है, बट ग्लास में ज्यादा है वाटर से, ये बात गलत है, क्योंकि ग्लास में तो कम है ना वाटर से। तो मतलब बी ऑप्शन देखो, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर में वेलोसिटी ज्यादा है, ग्लास में कम है, ये बात भी सही है, वाटर में कम है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, ये बात भी सही है। तो बी ऑप्शन आपको टिक करके आना है एग्जाम में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमन आई से चैप्टर से आपके, द पार्ट टेकन बाय लाइट्स एज द एंटर्स और आई शोन बिलो। तो देखो अगर आपने पढ़ा है ह्यूमन आई के बारे में तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे कि जो सबसे पहले लाइट आती है तो वो एक्स में जाती है, तो आपको एक्स बताना है कि कहाँ सबसे पहले लाइट हमारी जाती है। फिर उसके बाद एक्विस ह्यूम्योर, फिर प्यूपिल, फिर वाई बताना है प्यूपिल से कहाँ पर जाती है, फिर विट्रस ह्यूम्योर, फिर रेटिना, फिर ऑप्टिकल नर्व, फिर ब्रेन जाती है। तो सबसे पहले लाइट जो अपने आकर गिरती है वो कॉर्निया पर गिरती है। तो अगर आपको पता है कि कॉर्निया एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया यहाँ पर आ जाएगा। वाई की बात करें तो प्यूपिल के बाद ये किस पे जाती है? लेंस पर जाके गिरती है। तो हमारा एक्स क्या हो गया? कॉर्निया, और वाई क्या हो गया? लेंस। तो ए ऑप्शन आपका हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट लगा देना है। वैसे तो यहाँ पर सबसे पहले कॉर्निया किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप कॉर्निया एक्स पता है तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद प्यूपिल से कहाँ जाती है? लेंस में जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनएसटीएससी। आपको बहुत काम आने वाली है, जो भी बच्चे एनएसटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।